के एपिसोड में हम लोग ज्येष्ठ नक्षत्र को समझने का कोशिश करेंगे। और इस नक्षत्र को समझने के लिए हमने ऋग्वेद से एक कहानी उठाया है, और वो कहानी है इंद्र और नमूची के ऊपर। तो एक समय नमूची नाम का एक राक्षस हुआ करता था, और जो दैत्यों का राजा था, और देवताओं के राजा इंद्र से उनकी शत्रुता थी। तो एक बार इंद्रदेव मतलब ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकले, और दैत्यराज नमुची उनके पीछे पीछे चलने लग गए। तो दैत्यराज को अपने पीछे देखकर इंद्रदेव अपने वाहन इरावत हाथी को छोड़कर समुद्र में प्रवेश कर गए। और नमुची को ना दिन में, ना रात में, ना गीले में, ना सूखे से मरने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से नमूची पर प्रहार करना शुरू कर दिया, समुद्र के अंदर से ही। वे वज्र के सागर के फेन को दैत्यराज पर फेंकते, उन्होंने समुद्र के बुलबुले बनाए और वज्र की सारी विद्युत शक्ति उनमें डाल दी। और सायंकाल का समय था, अंततः उनका शत्रु नमूची उनके प्रहार से मारा गया। तो नमूची की जैसे ही मृत्यु हुई और उनकी खबर पाकर उसका छोटा भाई मय अत्यधिक क्रोधित हो गया था, और उसने अपने भाई के संहार कर, अपने भाई के मर्डरर इंद्रदेव को सर्वनाश करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर काफी बल प्राप्त कर चुके थे। और इस चीज का, और ये विषय देवताओं के बीच फैल गया था, और देवताओं इस चीज से काफी देवताएं इस चीज से काफी क्या बोलते हैं उसको, परेशान हो चुके थे। ओके, राक्षस कुल में जन्म लेने वाले मय दानी और प्रिय वचन बोलने वाले थे। उसने इंद्रदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करनी भी प्रारंभ कर दी थी। वह अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ या निराश होकर नहीं जाने देते थे। ऐसे करने से सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इंद्रदेव को मय की इन गतिविधियों के बारे में सूचना मिल गई थी। फिर एक दिन इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यराज मय के पास पहुंच गए। उन्होंने मय से कहा कि आप बड़े दानी हैं, आप किसी को अपने द्वार से निराश होकर जाने कभी नहीं देते, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे मनोवांछित वर दीजिए। तो इस पर दैत्यराज मय ने उनसे, ब्राह्मण से कहा कि आप जो मांगना चाहते हो वो समझ लो, तुम्हें मिल गया। दान करने वाले याचक को कम या ज्यादा देने का विचार नहीं रखते हैं। मय के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने कहा कि वह उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो इस पर दैत्यराज ने ब्राह्मण बने इंद्रदेव से कहा कि इस वर से आपको क्या फायदा होगा, आपसे कोई शत्रुता भी तो नहीं है हमारी। तो इस पर इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, और यह देखकर मैं को आश्चर्य होता है। उसने कहा कि मित्र, ये कैसी बात है, तुम तो वज्र धारण करते हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस पर मुस्कुराते हुए इंद्र ने मय को गले से लगा लिया और कहा कि विद्वान व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। इस घटना के बाद दोनों में मित्रता हो गई, और दैत्यराज मय सर्वदा के लिए इंद्र का शुभचिंतक हो गए। तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया फ्रॉम, मतलब एकदम शत्रुता से, पूरा उनका भाव तो इंद्र के तरफ शत्रुता का था, और एकदम अचानक से ही मित्र बन जाते हैं और शुभचिंतक बन जाते हैं। ये कैसे हुआ? तो वही यहाँ पे ज्येष्ठ नक्षत्र में एनर्जी दिखाई गई है कि आपको युक्ति भी चाहिए शक्ति के साथ। तो जो पिछला नक्षत्र था इंद्र का, वो था विशाखा, तो वहां उन पे शक्ति होती है केवल। तो वो अभी नए नए राजा हैं, काफी शक्ति है। अभी यहाँ पुराने राजा हैं, वो उनको काफी अनुभव हो गया है, वो अनुराधा से होते हुए अभी ज्येष्ठ नक्षत्र में आए हैं। तो इन पे शक्ति के साथ युक्ति भी है, तो युक्ति लगानी पड़ती है, और दोनों मिला के आप फिर किसी भी कार्य को संभव कर सकते हैं। ये यहाँ दर्शाया गया। तो पहले उन्होंने
युक्ति लगाई, वज्र उसको नमुची को वरदान था कि वो ना ही गीले में मरेगा ना ही सूखे में। तो उन्होंने हम्म, फिर वो झाग से मारा उसको, झाग में सारी वज्र की शक्ति डाल के। तो जो आप कहते हैं कि ना गीला है ना सूखा है, राइट। और यहाँ भी युक्ति से ब्राह्मण बन के गए और वरदान मांगा, तो वरदान तो मना नहीं कर सकते। तो ये एनर्जी है, केवल शक्ति से काम नहीं चलता, जो भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है तो वहाँ युक्ति भी लगानी पड़ती है। तो इस नक्षत्र में भी आपको काफी चुनौतियां आएंगी, जो भय पैदा करने वाली हो सकती हैं, या फिर अनिश्चित परिस्थितियां आ सकती हैं। तो यहाँ इंद्र काफी ज्यादा और मैच्योर हो गए हैं और परिपक्व हो गए हैं पिछले नक्षत्र के कंपैरिजन में। और तो यहाँ की जो शक्ति होती है इस नक्षत्र की, ज्येष्ठ नक्षत्र की, उसको आरोहण शक्ति बोलते हैं। तो चुनौतियों से ऊपर उठने का उपाय यहाँ पे दिया गया है। तो भैया सबसे पहले ज्येष्ठ का जो हम्म, कैरेक्टरिस्टिक है वो आप बता हम्म, दीजिए इस स्टोरी हाँ। से। तो एक तो हमने कहानी के शुरू में देखा कि वो ऐरावत हाथी को छोड़ देते हैं इंद्र। तो यहाँ भी आप लोग देखोगे कि वो हाथी को ज्ञान का स्वरूप माना गया है। तो वो पारंपरिक पारंपरिक ज्ञान के विरुद्ध जाते हैं ये लोग, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उससे थोड़ा हट के ही चलते हैं। और जल जल तो है ही, जहाँ भी इंद्र होते हैं वहाँ जल तो पिछले कहानी में भी था, इसमें भी है। तो वो भोग का कारक हो सकता है या राहत का, तो आप उसको कैसे यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। और ज्येष्ठ का मतलब ही ये है कि सबसे बड़ा, है ना। हम्म, तो जो सबसे अनुभवी है, तो उसमें धैर्य होगा, नेतृत्व की शक्ति होगी, ये सारे गुण होंगे। और तो विशाखा में ये एनर्जी शुरू हुई थी इंद्र की। तो जहाँ वो प्रयास कर रहे थे कुछ पाने के लिए, पावर या वेल्थ या जो भी धन वैभव, और फिर भी, अनुराधा में उन्होंने जाना कि केवल प्रयत्न काफी नहीं है, प्रार्थना और धैर्य भी चाहिए। और यहाँ जानना कि युक्ति भी लगती है। हम्म, तो यहाँ तक आते आते वो एनर्जी काफी मैच्योर हो जाती है। और इसका एक प्रतीक एक गोलाकार यंत्र के रूप में दिखाया जाता है। तो यंत्र भी किसी तरह की कुशलता या सिद्धि का प्रतीक होता है। तो इनके पास छिपी हुई शक्तियां भी हो सकती हैं, सिद्धियां होती हैं लोगों के पास, क्योंकि इतना अनुभव है। तो उस चीज की काफी इनको जानकारी होती है, जो बाकी लोग नहीं जानते, जिस भी दिशा में ये जा रहे हैं। तो बहुत कुशल लोग होते हैं। बुध ग्रह होता है, मरकरी। तो तो सिद्धियां कुशलता मतलब हम्म, इसमें तो सिद्धियां इंद्रदेव ने अपनी सिद्धि दिखाई वो वज्र यूज करके। हम्म। तो आज के जमाने में वो क्या सिद्धि होगा जो छुपा हुआ होगा और लोगों को पता नहीं है। हाँ, तो जैसे डोमेन नॉलेज जो रहता है वो भी हो सकता है। बहुत ही भौतिक स्तर पर देखें तो जिस चीज में आपका ज्ञान है, उस चीज की बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है। जैसे ज्योतिष में कोई जा रहा है तो ऐसा कुछ ज्योतिष का ज्ञान जो बहुत कम लोगों को पता है। जैसे ओके। हम ज्योतिष की कहानियां शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि बुद्ध कारक है तो कुशलता और एक प्रतिभा और एक बुद्धिमत्ता रहती है। हम्म, और अगर और भी वैसे ग्रह हैं, गुरु है, ब्राह्मण ग्रह हैं या शुक्र है, तो आध्यात्मिक सिद्धियां भी हो सकती हैं। तो इसमें ज्येष्ठ नक्षत्र में आप देखोगे तो ये जो भी करते हैं उसमें बेस्ट, दे वांट टू बी द बेस्ट। तो ये सर्वश्रेष्ठ रहते हैं उसमें। तो जिस भी घर में ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा उसमें इनको बेस्ट रहने की इच्छा रहेगी। पर क्योंकि राजा वाला नक्षत्र है, एक रफ एज रहती है इनके व्यक्तित्व में, एक खुरदरापन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो उपाय बताया गया है ज्येष्ठ नक्षत्र के लिए या फिर इंद्र से रिलेटेड दोनों नक्षत्र विशाखा और ज्येष्ठ के लिए, इंद्राक्षी स्तोत्र होता है, वो सुन सकते हैं। एक कमिटमेंट लेके कि 40 दिन तक सुनेंगे, और हम्म। थोड़ा प्राणायाम करके फिर वो स्तोत्र सुन सकते हैं। तो मेरे को ये बता दीजिए कि अ, अगर ज्येष्ठ किसी का स्ट्रांग होगा तो हम्म, उसका उस व्यक्ति का एट्रीब्यूट्स क्या होगा और जिसका ज्येष्ठ वीक होगा तो उस हम्म। व्यक्ति का एट्रीब्यूट्स कैसा होगा। हाँ, तो काफी अनुभवी रहते हैं, है ना।
तो फिर दूसरों लोगों की मदद कर पाते हैं, काफी लोगों को गाइड कर पाते हैं, जैसे बड़ा कोई भाई बहन छोटे भाई बहन को गाइड करता है, उस तरह की एनर्जी रहेगी। और अगर वीक है तो वो अभी जो युक्ति है वो सीखी नहीं है, तो खुद खुद ही वो युक्ति सीख रहे हैं तो कि मिसगाइड भी केवल कर शक्ति। सकता है। हाँ, मिसगाइड भी कर सकता है। हाँ, फिर तो खुद सीखने की ज़रूरत है, अगर वीक है तो दूसरों को गाइड करने की जगह, फिर तो आपका शक्ति है भले ही, पर टेढ़ी सिचुएशन में युक्ति भी यूज़ करनी पड़ती है, वो सीख रहे हैं। ओके। तो चार्ट्स देख लेते हैं। हुँ। तो इसमें जो भी आप चार्ट देखोगे, इन लोगों में बहुत कुशलता रहेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो सफलता भी मिलती है इनको। तो मेरे पे 1-2 चार्ट है जिनके 10वें घर का स्वामी ज्येष्ठ नक्षत्र में है। तो ये करियर में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल लोग हैं। हुँ। एक जन का 11वें घर का स्वामी है, तो उन पे बहुत सारा धन है। तो वो युक्ति और शक्ति दोनों है आपको उस हाउस से रिलेटेड चीज प्राप्त करने में। हुँ। तो धन जुटाने में कुशलता है, और वो आप पिछले जन्म से कहीं ना कहीं लेके आए हो, तभी आपको अभी है। हाँ? और 10वें घर में है तो करियर को कैसे सफल बनाना है, वो पहले से आपको कहीं ना कहीं नैक जो बोलते हैं अंग्रेजी में, वो युक्ति है। और फिर एक जन का 10वें घर का स्वामी है, पर वो कमजोर है टेस्ट में, तो वही सेम एग्जांपल, पर कमजोर है तो अभी वो कौशल विकसित नहीं हुआ है कि करियर में कैसे सक्सेस पानी है, कैसे सफल होना है। तो फिर इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, अभी शुरुआत में इतनी इनको सफलता नहीं मिली है करियर में। तो समय के साथ सीखते सीखते फिर वो, पर उनकी इच्छा रहती है मन में कि मुझे इस चीज में बेस्ट होना है, हुँ। ऐसा आप देख। तो भैया अगर किसी के नक्षत्र में ज्येष्ठ अगर होगा ही नहीं एंड स्टिल और उन लोगों को फिर भी किसी को गाइड करना है, तो फिर वो कौन-सा नक्षत्र है जो उसको अच्छे से रिप्लेस कर सकता है ज्येष्ठ को? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति के लिए 27 के 27 नक्षत्र रहते हैं एक्टिव, अच्छा। थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा। तो सबके चार्ट में ज्येष्ठ एक्टिव रहेंगे, भले ही उसमें कोई ग्रह ना हो, पर जिस घर में ज्येष्ठ नक्षत्र है, तो ज्येष्ठ नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। तो आप देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो वो कहाँ पर है, तो उसमें आपको इच्छा रहेगी कि मुझे बेस्ट होना है। और उस एरिया में फिर आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। तो आप बुध, कोई ग्रह नहीं है तो आप बुध की बुध क्योंकि स्वामी है, तो बुध की अवस्था देखोगे कि बुध कितने स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो इस नक्षत्र से पहली साइकिल, जो दूसरी साइकिल है नक्षत्र की, वो पूरी होती है। फिर हम अगले वीडियो में तीसरी साइकिल स्टार्ट करेंगे मूल नक्षत्र के साथ, जिनकी देवी निऋति देवी होती है।